कोलकाता हाई कोर्ट में एक माँ और बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते कि साहब पहले हमारे पास फोन पहुंचता और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वह बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर सी होने लगती है जैसे क्या कोई बहुत ही बड़ी अप्रिय घटना होने वाली है। वह बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे, तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वे जाने के बाद कहते हैं हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग या जो भी वहां पर मौजूद होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो। उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस अपना आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर फुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं समझ पा रहे थे वो। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटे से पल पल तरस रहा है उसके कानों में एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए, जैसे कि हाई कोर्ट ने ये बात सुनी, याचिका सुनी। दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर तबाल मचा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आ रहे थे। जो बीमार थे उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इलाज कैसे होगा। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को इस बात को लेकर थोड़ा तलक होता है, गुस्सा भी आता है। और गुस्से आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7 ही दिन में इस मामले की सीबीआई करने को सौंप देंगे। साथ ही में दिन यदि इस मामले को सौंपन में ही आ गए तो तुम खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। तो 5 दिन यह मामला सीबीआई को जाता है, यानी कि सीबीआई को जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने उन्हें जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग डॉक्टर, जो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर जिसके रेप के बाद हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है। इसलिए मैं एक पेरेंट होने के नाते अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अभी पद से इस्तीफा दे ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। इनकी ऐसी क्या जल्दी थी, प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, तुरंत इसको जिम्मेदारी दे दी। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में तलग रवैया अपनाता है। तो वो 2 बात कहते हैं, इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा यह है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ था। यह जानने की कोशिश करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं इशू। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। यहाँ 25वीं सबुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय राय। जैसे संजय राय 5 अगस्त 2024 को यह जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल यह पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को। जब निकलता है तो 8 अगस्त को वो वहां से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, ये बैठक हो रही थी तो स्लूवा यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कोलकाता से, जहां पर इसका आवास होता है, घर होता है। वहां से उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजी करण मेडिकल कॉलोन हॉस्पिटल में। वहां जाता है, एक दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहां से चला आता है रात 8 बजे। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाक्य था। उस मरीज को, जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा के आया था, वो उस मरीज से मिलने के लिए दोबारा जाता है। उसका एक्सरे वगैरह या फिर और उसको देखने के लिए कि वो ठीक भी है या नहीं, कैसा है, उसकी हालत कैसी है। दरअसल उसको देखकर जबकि उसके परिवार के लोग भी वहां मौजूद होते हैं। अब यहाँ से वह वापस चला जाता है। वापस जाता है रात लगभग 1 बजे।
1 बजे वापस चला जाता है। 1 बजे अब वो इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए आता है, उसकी मदद करने के लिए आता है, उससे बातचीत करता है। आज उसका ऑपरेशन होने वाला था और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर घूमने लगता है। एक कहानी यह है जो ये संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखाता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है। इस तरह की कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है जो दूसरी कहानी है। दरअसल आपको यह भी बताते चले, जो ये संजय राय है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविल वॉलंटियर है और दरअसल एक ऐसे टी शर्ट पहन के घूमते हैं, ऐसे टी शर्ट पर लिखा होता है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है, या पुलिस की तरह चलना, उसकी तरह बात करना, और यह बॉक्सर होता है। तो बॉक्सर जो फिटनेस इसकी बड़ी ठीक ठाक सी होती है, तो इसको बड़ी संख्या में लोग यही समझते हैं और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके ताल्लुकात बताए जाते हैं। उनके साथ उठना बैठना था, इसलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में जा भी सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की अनुमति भी नहीं दी थी इसने, किसी ने हिम्मत भी नहीं की इसको टोकने की, रोकने की, और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि जो संजय राय है कि चल जाती है। दूसरी कहानी होती है 31 साल की एक ट्रेनिंग डॉक्टर होती है, जो एक चेस्ट में मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकंड की एक स्टूडेंट होती है। उसे आरजी करण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर, अब यह उनका रोज का नाइट शिफ्ट में उनकी ड्यूटी भी, या नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात के 11 बजे के आसपास इन्होंने अपनी माँ और अपने पापा से बातचीत की थी। जैसे रोज करती है, रोज की तरह वो ऐसे ही चलती है, अपने माँ बाप से बात करती है। घर वालों की फिक्र होती है कि हमारी बेटी कई बार गई है, कैसी ठीक है भी नहीं है, इसके लिए वो बात करती थी। अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं थोड़ा राउंड अप ले लूँ, जाकर मरीजों को देख लूँ। मरीजों को देखने के बाद फिर आराम से बात करते हैं। कब 2 बज जाते हैं उसको। उसके बाद वो अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, इसीलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। इसी बिल्डिंग के अंदर चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर जाती है और जाकर वहां पर आराम करने लगती है। अब यह जाकर अपने लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का वाकया रहा होगा, जब जाती है उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती है। उधर जो संजय राव होता है, संजय राव लगभग रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। वहां जाने के बाद कुछ देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा उसके जो सेमिनार हॉल है उसी से नॉर हॉल के अंदर जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब यह अंदर तो पता चल जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास अंदर रहता है। उसके बाद यह अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर, जो 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी थी, 4:37 के आसपास यहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब तक यहाँ तक बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखते हैं, तो देखते ही उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। दरअसल एक लाश पड़ी हुई थी जो कि खून से बुरी तरह लथपथ। जैसे ही उसने लाश को देखा, उसे देखने के बाद चीखें निकल आती है और चीख चिल्लाते हुए से सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीख सुनने के बाद आसपास जो भी काम कर रहे थे वह भी देखते हैं और उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। अब शुरुआत में यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। इसी बीच में जो डॉक्टरों की टीम थी वो पहुंच जाती है। आखिरकार होते ही वो भी पहुंच जाते हैं। चीख की आवाज सुनते ही सारे जो टीम के मेंबर्स थे, हॉस्पिटल में कर्मचारी जितने भी लोग थे, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं। इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेज की यही इमेज ना खराब हो जाए, इसी दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए उन्हें शायद जो लड़की की यानी कि लेडी डॉक्टर के माता और पिता होते हैं, उनके पास जो सूचना पहुंची थी, वो पहले बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है। उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया। और तीसरी बार बताया गया कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आ जाइए, और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी, नीचे के हिस्से पे कोई कपड़ा ही नहीं था, और जिस रूप से बेटी पड़ी हुई थी
उसे देखकर किसी की भी आंखें सहम जाती है, फट जाती है और वो परेशान हो जाएंगे। वो परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब माँ बाप ने पहले से ही थोड़ी देर डर सहन के, तो लेकिन अपनी बेटी के उस हालत में देखने के बाद उन पर क्या बीत रही होगी वो सिर्फ वही जानते हैं। इस जो लाश होती है इसके कब्ज में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हॉस्पिटल में अब पोस्टमार्टम होता है तो उसके रिपोर्ट आती है, जो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से खून बह रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे आखिरकार किसने किया है, क्यों किया है, चेहरा हो या नाखून पर, नाखूनों में भी चोट के निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। राइट हाथ, सीधे जो हाथ थे उसमें चोट लगी हुई थी, होठों पर चोट लगी हुई थी। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट नहीं लगी हुई थी, जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। हर कहीं से चोट के निशान थे, हर कहीं पे खून बह रहा था, हर एक बॉडी पार्ट पे। पुलिस के लिए सवालों के आखिरकार किसने किया, क्यों किया, हाँ, पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है। बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की थी, लेकिन कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले की पुलिस अब जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन जाती है कि देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो, अब हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहाँ देखो वहां पर इसी घटना को लेके ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी आह्वान घटना की गई है। निर्भया 2-2.5 से दूसरी घटना बिल्कुल वैसी पहली जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसी ने क्या किया, जब पुलिस सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी तो लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है और ब्लूटूथ मिलता है तो इस हॉल के आसपास जो भी देखे जा रहे हैं उन्होंने जो देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम संजय राय है, जो संजय राय के ब्लूटूथ से वो मैच कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में जो संजय राय ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े पहने हुआ था वही, यानी कि वो बदल चुका था। संजय राय सीधा पूछता है कि पुलिस के बैरक में जाकर वहां सो जाता है, आराम करता है। बताया जाता है कि यह शराब का आदी होता है और उस दिन भी शायद उसने शराब ही पी थी। अब वहां जाकर आराम करता है, उसकी आंख खुल जाती है, उसे होश आता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसे बुलाया तो वो अपने जूते साफ नहीं कर पाया और जूते पर उसके उस महिला डॉक्टर के ब्लड लगा हुआ था। जब जब आशंका व्यक्त की जा रही थी आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी ये इस तरह की कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से क्योंकि उस ब्लू फिल्म यानी कि पोर्न साइट देखने की अब बुरी आदत थी उसको मोबाइल में भी, और वैसे भी वो अलग अलग वक्त में देखा करता था, लेकिन पोर्न साइट में भी उन साइडों को देखा करता था। उन पोर्न को देखकर उसमें विपरीत तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा और घिनौना कृत्य करता था। ठीक उसने वैसा ही घिनौना और गंदा करते हैं रियल लाइफ में क्या था उस लड़की के साथ, जिसकी वजह से उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहना शुरू हो गया था। खून बह रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में। साथ ही उसकी आंखों में और मुंह में खून आने की वजह से बताया जाता है कि इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की बहुत कोशिश की, बहुत उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। उसका जो चेहरा था, उसका जो सर था, उसने बहुत तेजी दीवार में मारा। लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था, उसकी वजह से उसकी आंखों के जो चश्मा लगा था उसके शीशा टूट जाते कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है, यानी कि मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों से और मुंह से ब्लड बह रहा था। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिशें की, झटपट आई ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वो बॉक्सर होता है संजय राय और उसने साथ बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी थी, बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी, नाखून में भी चोट लगती है, उसके पेट पर भी चोट लगी हुई थी, उसके लेफ्ट पैर में भी चोट लगी हुई थी और उसकी गर्दन जैसे अपना लगातार गर्दन दबाया जाता है इस टाइप से उसकी गर्दन में भी हड्डी टूट जाती है। राइट हैंड पर भी चोट लग जाती है, होठों पर भी चोट लग जाती है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट भी चल रही है कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ बलात्कार किया था, यानी कि अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। और जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, जब उसके यहाँ से पता चल जाता है कि हालांकि शायद उसने
सोचा होगा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ वह ब्लूटूथ साथ ही उसके जूते पर लगा हुआ खून, वो साफ-साफ बता रहा था कि इसी ने हत्या उसकी की थी। वो पहुंचने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था। जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, तो उसने 4 शादियाँ की हुई थी। पहले शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, दूसरी शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, तीसरी शादी में भी बीवी छोड़ के चली जाती है। एक बीवी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब वो बीमारी क्या थी उसके बारे में पता नहीं, लेकिन यह बताया जाता है कि जिस तरह से पवन साइड देखा करता था, गंदी फ़िल्में देखा करता था, गंदी फ़िल्में देखने के बाद अपनी बीवियों के साथ भी वह ऐसी हरकत करता था, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। और जब आस-पास के लोग से जानने की कोशिश की जाती है, तो बताते हैं कि उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आती थी, यानी कि अपने पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट भी किया करता था। और शायद इसीलिए इसकी बहन जो रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये माँ भी इसी तरीके से हरकतें करता था। अभी अपनी माँ के साथ रह रहा था और वह बाहर और याचा घर में वो ऐसे रहता था कि जैसे कोई पुलिस वाला हो, यानी कोलकाता पुलिस में हालांकि वह मानदेय के रूप में काम करता था। महज 1000 उसके मिलते थे और यह अपनी इस तरह से जिंदगी जी रहा था। यह हॉस्पिटल में आना जाना, यह भी जानकारी मिल रही थी कि मरीजों को सिर्फ इसीलिए डॉक्टर में भर्ती कराया जाता है जिसने कि उसे पैसे मिल सके, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण, सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि उसके यहाँ पर इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में वो शायद दलाल का काम भी करता था और वहाँ पे पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत में पुलिस की इस मामले को लेकर भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारी से संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से यह कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस तरह से सेटलमेंट करना चाहते थे समझ में नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति में जब इसकी पुलिस की जो कार्यप्रणाली भी, सरकार की जो नियत की हमें 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो परिवार वालों ने याचिका दायर करते मामला हाईकोर्ट में पहुंचाता है। हाईकोर्ट में इस मामले की बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि आप 7 दिन नहीं बल्कि आप 5 दिन में इस मामले की सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप इस कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। अब पुलिस पर हाई कोर्ट का जो भरोसा है वो परिवार का भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं पूरे देश का जो भरोसा नहीं है। लेकिन बात अगर हम सीबीआई की करें, तो सीबीआई ने पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की। अगर हम एक फिल्म के हीरो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनके मामले की अगर जांच करें तो उनका मामला शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसे ना जाने कितने मामले सीबीआई को जांच तो दी जाती है, पर सीबीआई बहुत मोटे मोटे तौर पर पैसे खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतनी जल्दी आसानी से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी मामला चल रहा था, पुलिस इस मामले की बढ़िया से सही से जांच करने लगती है। सीबीआई मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी, क्या ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा, इसका भविष्य क्या होगा, क्या पुलिस पर भरोसा करे या सीबीआई पर भरोसा करे, समझ नहीं आता। या फिर साथ काम करने वालों पर भरोसा करें, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करे कि ना करे, किस पर भरोसा करें, ये समझ में नहीं आता। महिलाएं ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर कहीं सुरक्षित है, ना काम करे बाहर जा सकती। वह इस जनरेशन को लेकर वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ देखो वहाँ उन पर गंदी नजरें लड़ी रहती हैं, बिना रहती हैं। लेकिन महिलाओं को जो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें यह लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहाँ जाती है चारों तरफ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती हैं जब वो इस तरह से सचेत रह सके, सतर्क रह सके। और शायद इस तरह इसलिए भी हम इन घटनाओं को आप तक लेके आ जाते हैं, ताकि आप इन घटनाओं से सबक लेकर रह सके, सुरक्षित बन के रह सके, ताकि कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी महिला के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था और जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत।